नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। ऑफलाइन वालों को भी सबको गुड मॉर्निंग, सब बढ़िया। हाँ, जिम जाम आए नहीं जिमा। हाँ, सुबह 8 बजे से कहाँ जिम हो। ठीक है, तो आज क्या पढ़ रहे हैं हम? विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेशों को। इसमें कौन सा है? चौथा पार्ट है। कौन सा पढ़ने वाले हैं? चौथा पार्ट। अभी तक हमने 3 पार्टों का अध्ययन कर लिया। ऑनलाइन वालों, तीनों क्लासें आपके लिए अपलोडेड करवा दी गई हैं और ये हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, किसको लेकर के? विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेशों को लेकर के, जिसके अंदर आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी की बातों को इसमें सम्मिलित किया गया है और पूरे विस्तृत तरीके से इसका आपको अध्ययन कराया गया है। तो आप बिल्कुल निरंतरता के साथ में देखें, तभी ये चीज़ें आसानी से समझ में आपको आएंगी। ठीक है, तो आज हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? चौथा पार्ट, यानी कि चौथा। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हो जाएं रोज की तरह। वेरी गुड। क्वेश्चंस नंबर पहला क्वेश्चंस, यार आपकी स्क्रीन पर 10 रुपये से है ना, पेनल्टी है 50 रुपये। तो पहला क्वेश्चन है, वेल्स घास भूमि। वेल्स घास भूमि, वेल्स घास भूमि कहाँ देखने को मिलती है? ठीक है, सेकंड लानोज। लानोज सभी पढ़ा दी पिछली कक्षाओं में बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, कैंटबरी। कैंटबरी, कैंटबरी घास भूमि। हाँ, सब साथ में लिखते चलो। कैंटबरी घास भूमि। सेकंड डाउन्स, डाउन्स घास भूमि। डाउन्स घास भूमि। आगे नेक्स्ट है आपका, डाउन्स हो गया आपका। प्रेरीज, प्रेरीज। आगे एक और अच्छा, अल्फा। अल्फा, अल्फा। अल्फा में किस घास को अल्फा अल्फा के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, अल्फा अल्फा। सेकंड क्वेश्चन, ये तो घास भूमियों से हो जाते हैं। कुछ और कृषि प्रदेशों से बात कर लेते हैं, जैसे वाणिज्यिक पशुपालन। पढ़ा दिया ना ये वाणिज्यिक। वेरी गुड। वाणिज्यिक पशुपालन। और वाणिज्यिक पशुपालन को आपको आधार रख करके बताना है। क्या बताना है? आधार रख के। जो हमने 5 आधार भरे थे उनको रख करके। ठीक है ना, तो आप बताएं पहले श्रम व पूंजी पर। श्रम व पूंजी, यानी कि जो वाणिज्यिक पशुपालन है उसमें श्रम और पूंजी क्या देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में आपके आ जाते हैं श्रम कम, पूंजी अधिक। तो वो आपको मैंने पहले पैटर्न समझा दिया है, तो आपको बस उसी के आधार पर लिखना है। वाणिज्यिक पशुपालन में श्रम व पूंजी का विस्तार कैसे देखने को मिलता है? सेकंड आधार रखें आप, संस्था, मशीनीकरण व संस्थाएं। मशीनीकरण व संस्थाएं। आगे बात करूं मैं आपसे, तो आगे आप देखें, जैसे का आपको ये जाता है स्थानांतरित कृषि को लेकर पूछ लेते हैं। स्थानांतरित, पहली कक्षा के अंदर स्थानांतरित ही पढ़ी थी ना। स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नामों से जाना जाता है वो लिखने हैं, यानी अन्य नाम कौन कौन से हैं। ठीक है ना, अब इसकी बात करें सबसे पहले हम मैक्सिको के अंदर। कौन से के अंदर? मैक्सिको। मैक्सिको अंदर इसे क्या कहा जाता है? नेक्स्ट बात करूं थाईलैंड की। किसकी? थाईलैंड। थाईलैंड में इसे किस नाम से जाना जाता है? आगे बात करूं आपको, तो आप लिखें चीन। श्रीलंका लिखो, श्रीलंका। चीन के कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो चाय उत्पादन किया जाती है चियांगजांग क्षेत्र में चाय उत्पादन होती है चीन के में। ठीक है, श्रीलंका के अंदर इसे क्या नाम से जाना जाता है? फिर भारत में क्या कहा जाता है? ठीक है ना, भारत में। भारत के बाद में आप बताओ एमपी में क्या कहा जाता है? एमपी व छत्तीसगढ़। एमपी व छत्तीसगढ़, यानी इसे एमपी व छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट बात करूं आपको राजस्थान।
राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, वो तो ये बताना है। और ये बताना है धजिया और चिमाता ये कौन से प्रदेशों में की जाती हैं, धजिया और चिमाता। ठीक है, तो ये कौन सी को लेकर हो जाते हैं, स्थानांतरित कृषि को लेकर के हो जाते हैं। आगे कौन सा पढ़ा था, वाणिज्यिक डेयरी, वाणिज्यिक डेयरी। ठीक है, तो वाणिज्यिक डेयरी में पहला क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। विश्व का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन वाला देश, दुग्ध उत्पादन वाला देश कौन सा है। ठीक है, ये बताना। सेकंड आपको बताना है कि होलिस्टिक नस्ल है, होलिस्टिक गाय की नस्ल है। पहली चीज़ तो याद रखना, होलिस्टिक गाय की नस्ल है। क्या है, होलिस्टिक गाय की नस्ल है। होलिस्टिक क्या है, गाय नस्ल है, गाय की नस्ल है। होलिस्टिक गाय की जो नस्ल है वो किस देश की है, ठीक है ना। फिर जर्सी, कौन सी, जर्सी। फिर रेड डॉन, रेड डॉन किस देश की नस्ल है। तो इन नस्लों को लेकर के बताना है आपको वाणिज्यिक डेयरी के अंदर। ठीक है, तो ये तो पढ़ा था वाणिज्यिक डेयरी कृषि में। आगे इसके एक आधार की बात कर लेते हैं, क्योंकि आधार भी बहुत ज़रूरी है, आधार से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे आधार में बात करूँ आपको मैं, तो आप बताओ इसमें पहले ही आधार को ले लो, कृषि एवं पशुपालन का सहचर्य, कृषि व पशुपालन का सहचर्य। क्वेश्चन सभी को आ रहे हैं ना, कृषि व पशुपालन का सहचर्य। कृषि एवं पशुपालन का सहचर्य, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इसके अंदर आपको आधार रख करके बात करनी है, किसमें, तो वाणिज्यिक डेयरी के अंदर। ठीक है ना। आगे बात करें हम, तो हमने अभी नस्लों की बात कर ली थी। सेकंड बात करें हम, सेकंड है हमारा मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे आप बताएं वाणिज्यिक डेयरी कृषि में, डेयरी कृषि पढ़ ली क्या, हाँ डेयरी हो गया। विश्व की मक्का मंडी के नाम से किसे जाना जाता है, विश्व की मक्का मंडी। और इसी के साथ में एक और याद रख लेना, विश्व की मांस मंडी, की मांस मंडी। ठीक है, ये तो कुछ कृषियों से। अब बात करूं मैं आपसे कि विश्व में सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादक देश, सब्जियां उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है। ठीक है ना। इसी के साथ में आपको ये भी बताना है कि इंडिया का कौन सा स्थान है। ठीक है ना, इंडिया सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है। आगे आपको बताना है स्थानांतरित कृषि से ले लो आप एक और। ठीक है ना, स्थानांतरित कृषि में श्रम व पूंजी बतानी है, श्रम व पूंजी। जो हमने आधार रखे थे पांचों आधार में से श्रम व पूंजी का आधार किसके अंदर बताना है, स्थानांतरित कृषि के अंदर। किसके अंदर, स्थानांतरित या स्थानांतरित कृषि के अंदर। ठीक है ना। आगे एक और क्वेश्चंस बालरा को लेकर हो गया, राजस्थान को भारत को लेकर के हो गया। ठीक है, आप बताओ वाणिज्यिक पशुपालन में, वाणिज्यिक पशुपालन में पहली कक्षाओं के अंदर हमने देख लिया था, कृषि प्रदेश के वर्गीकरण को लेकर के चर्चाएं कर ली थी, किसके द्वारा कृषि का वर्गीकरण किया गया था। अभी सिर्फ हम उनके क्वेश्चंस को देख रहे हैं। जैसे इसमें आप बताओ मुझे कि वाणिज्यिक पशुपालन में जो कृषि संस्थाएं होती हैं,
संस्थाएं व मशीनीकरण का स्तर क्या होता है। मशीनीकरण का स्तर कौन सा देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है और इनके जवाब भी आपको स्वयं को लिखने हैं, ठीक है ना। इनका डिस्कस हम क्लास के बाद में भी कर सकते हैं कि कौन सा क्या आंसर किस में है। जैसे आप बात करें वाणिज्यिक पशुपालन में, तो हमने देखा था वाणिज्यिक पशुपालन यानी कि किस उद्देश्य से की जा रही है ये कृषि, इस उद्देश्य से की जाती है कि पशुओं को रखा जाता है और पशुओं को रखने के लिए बड़े बड़े बाड़े होते हैं। बाड़ों से याद आया मुझे, यूएसए के अंदर बड़े बड़े बाड़े हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। यूएसए में बड़े बड़े बाड़ों को किस नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े बाड़ों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो यूएसए के अंदर जो बड़े बड़े बाड़े हैं इनको क्या नाम से जाना जाता है। वैसे ही हम बात करें तो डाउन्स घास भूमियाँ थी और जो विश्व प्रसिद्ध मेरिनो नस्ल है यूएसए की, मेरिनो नस्ल यूएसए की, इसको जो चराने वाले होते हैं, इसको चराने वाले होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है। क्योंकि मैंने प्रत्येक चीज़ को पूरे विस्तृत तरीके से समझाया और 3 क्लास हम पिछली कर चुके हैं और ये हमारी कौन सी क्लास है, ये चौथी क्लास है। किसको लेकर के, विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेशों को लेकर के। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की पहली को पढ़ना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसको, तो चलवासी पशुचारण को। किसको, चलवासी पशुचारण कृषि, चलवासी पशुचारण कृषि। चलवासी पशुचारण कृषि से वैसे सीधे नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ये कौन से प्रकार की कृषि होगी। तो इसी के अंदर वो 5 आधार रखने हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलवासी पशुचारण क्या होता है। चलवासी पशुचारण से तात्पर्य यह है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को ले जा करके चराना, ठीक है ना। क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है चलवासी पशुचारण। जैसे ग्रीष्मकाल में ये पर्वतों की ओर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ग्रीष्मकाल खत्म होता है, शीतकाल आता है, तो ये मैदानों की ओर आ जाते हैं। तो ये कहलाता है चलवासी पशुचारण। या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी कि इनको प्रवासी पशुचारण भी कह देते हैं। यानी ऋतुओं के आधार पर किया जाता है, ऋतु प्रवास के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो लिखें सबसे पहले आधार, और पहला आधार है हमारा श्रम, किसके आधार पर पढ़ेंगे सबसे पहले इसको पढ़ेंगे हम, चलो श्रम व पूंजी के आधार पर पढ़ लो। श्रम व पूंजी, श्रम व पूंजी। तो श्रम व पूंजी के आधार पर हम कह सकते हैं कि चलवासी पशुचारण के अंदर श्रम की तो अधिक आवश्यकता होगी। क्या होगा, श्रम की तो अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि इनको चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर इनको चराने के लिए हमें व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, इनसे संबंधित कार्य करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसमें पूंजी की मात्रा कम देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि इसको सिर्फ चराने के बाद में इनका वाणिज्यिक स्तर पर सिर्फ ये नहीं होता कि ज़्यादातर क्या करना, इनसे लाभ कमाना, ये सिर्फ कमाते हैं एक निश्चित मात्रा के अंदर कमाते हैं। तो हालांकि पूंजी का भी हमें इसके अंदर श्रेय देखने को मिलता है, यानी पूंजी का भी विनियोग देखने को मिलता है, लेकिन अधिक मात्रा के अंदर नहीं, सीमित मात्रा में। आगे बात करें कृषि एवं पशुपालन का सहचर्य। हाँ, पहला था ये कृषि एवं पशुपालन का सहचर्य। दूसरा आधार क्या है, कृषि एवं पशुपालन का सहचर्य। इसमें अब आप बता सकते हो कृषि पर अधिक जोर है या पशुपालन पर, किस पर जोर है, पशुपालन। तो किस पर अधिक जोर दिया जाता है, कृषि पर या पशुपालन पर। तो चलवासी पशुचारण यानी कि इसमें पशुपालन पर, लेकिन कृषि एवं पशुपालन में इसमें कृषि पर जोर नहीं दिया जाता है, इसके अंदर पशुपालन पर अधिक जोर दिया जाता है। क्योंकि इसमें मुख्यतः पशुओं का ही पालन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे आधार की बात करें तो कृषि का उपभोग। कौन सा, कृषि का उपभोग। तो कृषि के उपभोग के आधार पर यह जीविका निर्वाह है या वाणिज्य, जीविका निर्वाह है या वाणिज्य। तो ऐसा तो है नहीं कि इतने सारे पशुओं को राख करके सिर्फ ये इनका काम यही है कि दूध की प्राप्ति करना, ऊन की प्राप्ति करना, मांस की प्राप्ति करना, नहीं।
तो ये जीविका निर्वाह के साथ साथ क्या है, वाणिज्य की कृषि है, यानी कि वाणिज्य के हिसाब से की जाती है, तभी इतनी अधिक मात्रा में पशुओं को अपने साथ में रखा जाता है। तो क्या याद रखना है, इसमें कृषि का उपभोग कैसा देखने को मिलता है, इसमें कृषि का उपभोग हमें वाणिज्यिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट उत्पादन की विधियां, कृषि उत्पादन की विधियां, कृषि उत्पादन की विधियां। तो कृषि उत्पादन की विधियों में हमने देखा था कौन सी, तो कृषि उत्पादन की दो विधियां देखने को मिलती हैं, एक तो परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। गैर परंपरागत को हमने ये भी देख लिया था कि इसको मॉडर्न एग्रीकल्चर कहा था। क्या कहा था, मॉडर्न एग्रीकल्चर। क्यों कहा था, क्योंकि इसके अंदर अत्यधिक या जो आधुनिक औजार हैं उनका प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर आधुनिक औजारों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप बता सकते हैं कृषि उत्पादन की विधियों में, यानी जो पशुपालन है उसके अंदर किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, गैर उत्पादन, गैर परंपरागत या परंपरागत। तो लिखें कृषि उत्पादन की विधियां, तीसरा आधार, तीसरी है ना, हाँ तीसरा आधार है। कृषि उत्पादन की विधियों में लिखें, इसमें परंपरागत विधियों के साथ साथ गैर परंपरागत विधियों का भी प्रयोग किया जाता है, यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, परंपरागत विधियों के साथ साथ गैर परंपरागत विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ सब बढ़िया। नेक्स्ट आधार, कृषि संबंधित संस्थाएं, चौथा मशीनीकरण व संस्थाएं, मशीनीकरण व संस्थाएं। तो आप बता सकते हैं इसके अंदर मशीनीकरण और संस्थाओं का स्तर कैसा देखने को मिलेगा, कैसा देखने को मिलेगा, इसमें मशीनीकरण व संस्थाएं स्थापित तो होती हैं लेकिन अधिक मात्रा के अंदर नहीं होती हैं। क्या होती हैं, स्थापित तो होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं, ये जब सर्दियों के अंदर पहाड़ों से जब मैदानों में आएंगे तो ये इन मशीनों को या इन संस्थाओं को उठा करके मैदानों के अंदर स्थापित कर लें। हालांकि इनके लिए स्थापित की जाती हैं, लेकिन दूर दराज में इतनी अधिक मात्रा के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। कौन सी, तो मशीनीकरण व संस्थाएं। कृषि उत्पादन की विधियां परंपरागत और गैर परंपरागत, यानी इसके अंदर आप कह सकते हो कि कंबाइंड तरीके से चलता है। कौन सा, चलवासी पशुचारण। ठीक है ना। अब और महत्वपूर्ण चीज़ें जो इससे बनती हैं, एक और बच जाता है हमारा श्रम व पूंजी। कौन सा, श्रम व पूंजी। नेक्स्ट में देख लो, 5वां नंबर या 5वां आधार क्या है, श्रम व, हो गया क्या श्रम व पूंजी। ठीक है, 5वां आधार हो गए, बोलते ही नहीं हो तुम लोग, भाग के 5 ही हो गए। देखिए चलवासी पशुचारण में सबसे पहला देखा था, इसमें नंबर नहीं डाला था, इस वजह से सब गड़बड़े हो गई। पहला देखा था श्रम व पूंजी, इसमें श्रम अधिक प्रयोग में किया जाता है, पूंजी को कम मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है। कृषि एवं पशुपालन की बात करें तो इसमें कृषि पर अधिक बल दिया नहीं जाता और पशुपालन पर अधिक बल दिया जाता है। कृषि का उपभोग की बात करें तो ये जीविका निर्वाह के साथ साथ वाणिज्यिक भी होती है, क्योंकि उनको उद्देश्य लाभ कमाना होता है। आगे बात करें कृषि उत्पादन की विधियां, तो कृषि उत्पादन की विधियों के अंदर हमने देखा था कि जिसके में परंपरागत के साथ साथ क्या है, इसमें आधुनिक का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात की थी मशीनीकरण व संस्थाएं, तो मशीनीकरण की संस्था, मशीनों के साथ साथ संस्थाओं का भी इस तरह हमें उच्च देखने को मिलता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसको लेकर के, जैसे पशुचारण है, पशुचारण है। तो पशुचारण एक स्थान पर तो किया नहीं जाता, ये 2 स्थानों पर किया जाता है, एक तो पर्वत क्षेत्र में और दूसरा मैदानी क्षेत्र में। किस में, मैदानी क्षेत्र में। ठीक है ना। तो मैदान में तो ये जाते हैं शीतकाल में। ठीक है, कब जाते हैं, शीतकाल में, जब मौसम ठंडा हो जाता है और जब मौसम अत्यधिक गर्मी पड़ने लग जाती हैं तो ये पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं, यानी ग्रीष्मकाल में। किसके समय जाते हैं, ग्रीष्मकाल में। तो ये पशुचारण के लिए मैदानों पर तो शीतकाल में जाते हैं और पर्वतों पर जाते हैं ग्रीष्मकाल में। आगे बात करूं मैं
तो ये जो मौसम संबंधित घटनाएं हो रही हैं, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास। यानी एक ऋतु के बाद में दूसरी ऋतु के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं, इसे ऋतु प्रवास के नाम से जानते हैं। आगे बात करूं मैं कुछ क्षेत्रों को लेकर के, जैसे इंडिया में कौन सा क्षेत्र में है, यानी ये पशुचारण देखने को मिलता है, या कौन सी जनजातियों के द्वारा इसका पशुचारण किया जाता है। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया में देखने को मिलती है हमें जो हमारा हिमालयी क्षेत्र है, कौन सा, ये हमारे जो हिमालयी क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, चलवासी पशुचारण। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये ग्रीष्मकाल में तो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही शीतकाल आती है तो ये मैदानों के अंदर वापस पुनः आ जाते हैं। तो भारत में क्या होता है, ये उधर से ऊपर से नीचे आ जाते हैं, यानी ग्रीष्मकाल में तो कहाँ चले जाएंगे, पर्वत के क्षेत्र की ओर, और शीतकाल में क्या होगा, वापस मैदानों की ओर आ जाएंगे। बात करें यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियों के द्वारा ये चलवासी पशुचारण किया जाता है, तो इंडिया में बात की जाती है गडरिया, पशुपालक लिख लो या पशुचारण वाले लिख लो, ठीक है ना। गडरिया, लेपचा, और जो रेवाड़ी, ये क्या करते हैं, ये चलवासी पशुचारण करते हैं। तो इंडिया में कौन से देखने को मिलते हैं, हमें गडरिया है, लेपचा है, इनको देखने को मिलता है। और भी देखने को मिलते हैं, जैसे गद्दी है, बकरवाल है, जो बकरियों को चराते हैं वो बकरवाल, गद्दी। तो ये किस में देखने को मिलते हैं, ये इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसे ही विश्व में भी कई ऐसे देश हैं जिनके अंदर चलवासी पशुचारण किया जाता है, उनको भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह देखा जाता है। जैसे कजाक जनजाति, कजाकिस्तान, कौन सी, कजाक जनजाति, कजाक जनजाति कहाँ पर है, तो कजाकिस्तान में। हाँ लिख लेना बस इसके बारे में, ठीक है, इस पेज को लिखो। पशुचारण, जब शीत ऋतु का मौसम होता है तब पशुपालकों के द्वारा पर्वतों से मैदानी क्षेत्र के अंदर पशुओं को लाया जाता है। आगे, और जब ग्रीष्मकाल का समय होता है तो ये पुनः पर्वतों के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इस घटना को हम ऋतु प्रवास के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऋतु प्रवास के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करें हम इंडिया, तो इंडिया के अंदर जो जनजातियाँ या जो पशुपालक हैं उनके प्रमुख नाम लिखें, गद्दी, बकरवाल, हाँ ऐसे डाल देना, पशुपालक या पशुचारण वाले, पशुचारण यानी जो पशुचारण का काम करते हैं, कौन, तो गद्दी, बकरवाल, रेवाड़ी, लेपचा, गडरिया, एक और लिख लेना भोटिया, कौन, तो भोटिया। ये क्या करते हैं, पशुचारण, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट लिखे हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में कौन सी जनजाति करती है, तो कजाक जनजाति। कौन सी जनजाति करती है, कजाक जनजाति। नेक्स्ट बात करें किर्गिस्तान, जो किर्गिस्तान है ये तियशान क्षेत्र में है, जो चीन का तियशान क्षेत्र है किसकी है,
तिएशान क्षेत्र चीन की, कौन सी? तो किर्गिज जनजाति कहाँ की है? तो किर्गिज जनजाति है। ये चीन के अंदर क्या करवाता है, क्या करती है? तो चलवासी पशुचारण का काम करती है। एक है कालमुख जनजाति, कालमुख जनजाति। ये कालमुख जनजाति है, ये पर्वतीय क्षेत्र में पशुपालन का या पशुचारण का काम करती है। कौन सी? तो कालमुख जनजाति। तो किर्गिज जनजाति किस क्षेत्र में? तिएशान क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। और कालमुख जनजाति कहाँ पर करती है? तो ये उत्तरलाई चीन है। किस में? उत्तरलाई चीन में, उत्तरलाई चीन के अंदर ये जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके अंदर पशुचारण करने को देखने को मिलती हैं। तो ये प्रमुख कुछ जनजातियां थीं, इनको लेकर के हमने बात की। जैसे लैप्स की बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन व रूस के अंदर देखने को मिलती है, जो रेंडियर जनजाति है उसका पशुपालन करती है। देख लो आप कौन सी जनजाति? तो लैप्स जनजाति की बात करें, लैप्स जनजाति हमें ये नॉर्वे, स्वीडन, रूस वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। और ये रेंडियर का पालन करती है। किसका? रेंडियर। क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर अत्यधिक सर्दी पड़ती है। जो हमने पढ़ा था नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड वाला ये क्षेत्र था यूरोप में। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है? इस क्षेत्र के अंदर अत्यधिक सर्दी पड़ने के कारण यहाँ पर सामान्य जो हमारे यहाँ पशु पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाते। यहाँ पर देखने को मिलता है रेंडियर। कौन सा? रेंडियर। तो यहाँ पर जो रेंडियर हैं उन्हीं के द्वारा ये गाड़ी बना लेते हैं, उन्हीं की गाड़ी बनी हुई रहती है। तो ये रेंडियर पशुओं का पालन करती है। कौन सी जनजाति? तो ये करती है लैप्स जनजाति। एक और बात करें हम एस्किमो जनजाति की, किसकी? हालांकि ये पशुपालन का काम तो नहीं करती, और करती भी है तो इन्हीं का करती है, रेंडियरों का। तो एस्किमो जनजाति की बात कर लेते हैं, एस्किमो जनजाति, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा जो उत्तरी ध्रुव है, कौन सा? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र पर निवास करती है। किस पर निवास करती है? उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र पर। कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति। ये एक घर बनाती है बर्फ़ का। किसका? बर्फ़ का। इस बर्फ़ के घर को इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। वो किसका होता है? एस्किमो जनजाति का। कहाँ देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में। और अगर स्पेशली द्वीप पूछा जाता है तो वो पाई जाती है ग्रीनलैंड में। किस में? ग्रीनलैंड में, ठीक है ना। तो ये उत्तरी ध्रुव पर देखने को मिलती है। उनके बर्फ़ के घर होते हैं। और किस पशु का पालन करती हैं? तो रेंडियर का। किसका? रेंडियर का। आपने कभी देखा हो तो बर्फ़ के अंदर जो रेंडियर होता है उसके पीछे गाड़ियाँ बंधी रहती हैं, कभी कोई मूवियों में दिखाया जाता है। तो ये वही वाला रेंडियर है जिसका ये पालन करती हैं। तो लिखा लैप्स जनजाति। ये तो लिख लिए थे। कजाकिस्तान में कजाक जनजाति, किर्गिज तिएशान क्षेत्र में, और खालमुख पर्वतीय जो उत्तरलाई चीन का क्षेत्र है, लैप्स जनजाति। लैप्स जनजाति नॉर्वे, स्वीडन में देखने को मिलती है। और ये रेंडियर जंतु का पालन करती है। आगे एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड में या उत्तरी द्वीप पर देखने को मिलती है। इनके जो बर्फ़ के घर होते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है। हाँ, इससे याद रख लेना ग्रीनलैंड से। ग्रीनलैंड की बात करें तो एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। अगर ये पूछा जाता है प्रशासनिक दृष्टि से, किसके आधार पर? प्रशासनिक दृष्टि। तो प्रशासन तो किसका है? डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क का। लेकिन ये स्थल के आधार पर पूछी जाती है तो किसका अधिकार है? यूएसए का। यानी कि जो हमारा उत्तरी महाद्वीप है उसका अधिकार है। किसके अधीन आता है? तो ग्रीनलैंड के अधीन। और अगर अधिकार पूछा जाता है तो डेनमार्क का। डेनमार्क से हमने क्या देखा था?
विश्व में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादक विश्व का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश। और यहाँ पर कौन सी गाय पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है डेनमार्क के अंदर रेड डॉन। कौन सी? रेड डॉन। रेड डॉन गाय की नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो डेनमार्क में। ठीक है, तो ये बनते हैं इससे संबंधित। तो ये तो था हमारा चलवासी पशुचारण। अब बात करते हैं प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि की। बस 4, इसके बाद में 2 कृषियाँ और हैं। एक तो प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि, स्थानबद्ध कृषि। एक सेकंड बचती है गहन कृषि प्रदेश चावल रहित, चावल रहित। फिर नॉर्मली पढ़ना है हमें गहन, उससे क्वेश्चंस बहुत कम मात्रा में पुटअप किए जाते हैं और पुटअप की भी किए जाएंगे तो आप बता सकते हो। यानी कि सेम इसके विपरीत होगी चावल विहीन। कौन सी? चावल विहीन। यानी कि जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा के अंदर चावल किए जाते हैं तो वो किस में आ जाएगी? गहन कृषि प्रदेश चावल रहित में। और ये जो गहन कृषि प्रदेश है इसमें क्या होता है? चावल से विहीन, यानी चावल के अलावा जो भी कृषि हैं वो इसके अंदर उत्पादित की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करें हम प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि को लेकर के, तो यहाँ से आपको इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि यानी प्राचीन समय से फास्ट है आज। हाँ, 4 दिन हो गए और कितना पढ़ोगे इसको आप? तो प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि से तात्पर्य क्या है? प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि से तात्पर्य यह है कि जो परंपराओं के आधार पर और या जो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर की जाती है उन्हें प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हमारी मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में कौन सी की जाती है? प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि। इनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है जीवन निर्वाह। कौन सा होता है? जीवन का निर्वाह। आवाज़ आ रही है? हाँ, अरे पिछली कक्षा के अंदर कुछ आवाज़ नहीं आई थी तो जरूरी है आवाज़ का पूछना। तो प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि की हम बात कर रहे थे, तो ये जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। यानी कि इनका उद्देश्य क्या होता है? अपने जीवन को चलाना, यानी अपना भरण पोषण हो जाए, यही काम होता है। इसमें श्रम अधिक किया जाता है। और कृषि पशुपालन सहचर्य की बात करें तो कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी ध्यान रखा जाता है। तो चलो बात कर लेते हैं चरणों के आधार पर। एक सेकेंड, इसके क्या हो रहा है? हाँ, इसको भी आलस आने लग गया 4 दिन। ठीक है, तो पहला आधार क्या था? कृषि एवं पशुपालन का सहचार्य। क्या था? कृषि व पशुपालन का सहचार्य। हाँ, ये डेयरी वाला है। मेरे को इसको देखते ही याद आ जाती डेयरी की। ये ठीक है, छोड़ो तुम इसको अब, है ना। तो डेयरी पे जाता है और उसको बोलता है कि एक मिराज दे दो और एक भिंडल दे दो। लेकिन जैसे ही लड़की आती है इसके पास में और वो उसे जैसे ही ये देता है, नहीं मैंने कब मांगे थे, मैंने तो दूध की थैली मांगी थी। और जैसे ही लड़की वापस जाती है तो उसके बाद में वापस बोलता है मेरे भिंडल मिराज देते तो फिर लेके जाऊँ। तो इसकी कहानी अलग है हमेशा, है ना। तो कृषि एवं पशुपालन का सहचर्य। तो प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि के अंदर क्या होता है? कृषि के साथ साथ कृषि व पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? दोनों साथ साथ किए जाते हैं, साथ साथ किए जाते हैं। कौन कौन? तो कृषि और पशुपालन में क्या होता है? ये दोनों को साथ साथ किया जाता है। बस अब तो ऐसे ही थोड़ा सा नॉर्मली याद रखते चलें। अब पूंजी की बात कर लेते हैं, श्रम व पूंजी। दूसरा आधार क्या था? श्रम व पूंजी। तो इसमें पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। श्रम अधिक लगता है
श्रम अधिक लगता है, पूंजी का प्रयोग कम किया जाता है। लिखें क्या पांचों तो समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आधार, नेक्स्ट आधार की हम बात करें, कृषि का उपभोग। क्या? कृषि का उपभोग। तो कृषि का उपभोग कैसा देखने को मिलता है? तो कृषि के उपभोग को हमने दो तरीके से देखा था, ये जीविका निर्वाह हेतु किस लिए की जाती है? जीविका निर्वाह हेतु की जाती है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। लाभ कमाना, लाभ कमाना से समझ गए ना? वाणिज्यिक कृषि नहीं होती है। क्या नहीं होती है? वाणिज्यिक कृषि नहीं होती है। ठीक है ना? तो वाणिज्यिक कृषि नहीं होती है। तो इसका किसका स्वरूप है? ये कृषि का स्वरूप है। क्या है कि ये जीवन निर्वाह हेतु की जाती है, ना कि उद्देश्य इसका लाभ कमाना होता है, यानी वाणिज्यिक स्तर पर की जाती है। बात करें नेक्स्ट की, श्रम पूंजी देख लिया। एक सेकेंड, तुम बोलते नहीं हो। एक तो श्रम पूंजी कृषि पशुपालन का संस्था है, मशीनीकरण व संस्था है, मशीनीकरण व संस्था है। तो बताओ इसमें मशीनीकरण संस्थाओं की आवश्यकता है या नहीं है? कि है। क्यों? दूध कटवाना इनसे। इसमें मशीनीकरण व संस्थाएं देखने को नहीं मिलती हैं। क्या नहीं मिलती हैं? मशीनीकरण व संस्थाएं देखने को नहीं मिलती हैं। सेकंड लाइन, या इनका प्रयोग कम किया जाता है। इनका प्रयोग कम किया जाता है। किसका? तो कृषि एवं मशीनीकरण संस्थाओं का प्रयोग कम किया जाता है। तो ये किसको लेकर के बात की थी हमने? प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि को। प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि में याद रखना कि कृषि और पशुपालन पर अधिक जोर दिया जाता है। और एक और रहेगा प्रारंभिक, इसको देख लेना, परंपरागत विधियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिख लो आप। तो नेक्स्ट, कृषि का स्वरूप। तो कृषि के स्वरूप की बात करें, ये हमारा लास्ट आधार है, 5वां। ठीक है ना? बस थोड़ा सा समय और, एक कृषि और बाकी। ये कृषि परंपरागत तरीके से की जाती है। परंपरागत तरीके से की जाती है मतलब समझ गए ना? परंपरागत तरीके से यानी जो उनके स्थानीय औजार हैं, जो घर पर औजार मिल जाते हैं, हसिया, दांती, कुराली, हल वगैरह, उनसे की जाती है। कौन सी? तो ये प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि। ठीक है। आगे इसमें आप लिखना चाहो तो गैर परंपरागत विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी जो आपके हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर हैं, इनका प्रयोग, कंपाइन है, इनका प्रयोग इसके अंदर देखने को नहीं किया जाता। ठीक है ना? तो ये कृषि का स्वरूप हो जाता है। कौन सा? प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि का। अब बात करें इसके क्षेत्रों को लेकर के। क्षेत्र, हाँ लिखना भी जरूरी है। ठीक है, लिखो। कृषि का उपभोग जीविका निर्वाह हेतु किया जाता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। आगे, मशीनीकरण व संस्थाओं का स्तर। इसके अंदर मशीनीकरण व संस्थाओं का प्रयोग या प्रचलन देखने को नहीं मिलता। कृषि का स्वरूप,
ये कृषि परंपरागत तरीकों से की जाती है और जो अपने स्थानीय औजार होते हैं उन्हीं को प्रयोग में लाया जाता है। हाँ, स्थानांतरित कृषि को आप कंबाइन कर सकते हैं इसके अंदर, पर उसमें क्या होता है, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो चलवासी पशुचारण है, कौन सा, चलवासी पशुचारण और प्रारंभिक स्थान विद्ध कृषि, इन दोनों का कंबाइंड होता है। तो ये कृषि क्या है, परंपरागत औजारों से की जाती है। नेक्स्ट बात करें हम क्षेत्र को लेकर के, यानी कि जो विश्व है कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलती है। पहला मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका। दूसरा उत्तर अफ्रीका यानी उत्तरी अफ्रीका। तीसरा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के अंदर हमने देखा था कि जो नीचे हमारे ब्राज़ील, पेरू, उराग्वे, पराग्वे देश हैं, इनके अंदर अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या तो निवास करती है, लेकिन इनके पास में विस्तृत संसाधन देखने को नहीं मिलते। इससे पहले हमने औद्योगिक प्रदेश पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि जो दक्षिण अमेरिका है उसके अंदर हमें औद्योगिक प्रदेश बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में तो पता ही है फिर अपना दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया के अंदर जो हमारे इधर वाले क्षेत्र होते हैं, जिसके अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, कालीमंतान जो द्वीप आते हैं, वो किस में आते हैं, दक्षिण एशिया के अंदर। सर हम भी आते हैं क्या, हम नहीं आते, हम डेवलप हैं। तीसरे पीपी मॉडल में, पीपीपी मॉडल में बात करें तो इंडिया का स्थान है तीसरे नंबर पर। किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर पूरे विश्व में। तो याद रखो, हम इसके अंदर नहीं आते, हमारे पड़ोसी आते हैं इसके अंदर। तो विश्व के प्रमुख क्षेत्र लिखे मध्य अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, जो सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, लिख लो आप इसमें सहारा, सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, इसके अंदर आती है, ठीक है ना। सहारा मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये कौन सा देखने को मिलता है, प्रारंभिक स्थान वैदिक कृषि के क्षेत्र। और इसको हमने पांचों आधारों पर देख करके भी देख लिया, ठीक है ना। लास्ट है हमारे पास में गहन निर्वाह चावल प्रधान, गहन कृषि चावल प्रधान, क्योंकि इसके विपरीत ही पढ़ना है उसको, गहन कृषि चावल प्रधान, यानी ऐसी कृषि या ऐसे कृषि क्षेत्र जिनके अंदर चावल की मात्रा या जो धान है, हमारी लैंग्वेज में धान ही बोलते हैं उसे, तो धान का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो वो कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसके पांचों आधार पर देखेंगे कि उन आधारों पर देखने पर क्या क्या मिलता है। तो 5 आधार, पहला, तो आप बताओ इसमें पशुचारण और कृषि किस पर अधिक जोर दिया जाता है। तो इसमें पशुचारण जोर नहीं दिया जाता, इसकी अपेक्षा किस पर बल दिया जाता है, कृषि पर। किस पर, कृषि पर बल दिया जाता है, ठीक है ना, पहला। सेकंड, श्रम पूंजी। तो बताओ आप इसमें श्रम पूंजी की आवश्यकता कितनी पड़ेगी। देखो इसके अंदर श्रम पूंजी दोनों की आवश्यकता देखोगे, क्योंकि जब हम इस कृषि को करते हैं तो इसमें अधिक मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है और उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक और जो हमारे मशीनीकरण है उनका भी उच्च स्तर देखने को मिलता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि श्रम भी अधिक होगा, पूंजी भी अधिक होगी, ठीक है ना। तो दूसरा आधार। तीसरा, उपभोग। तो क्या आप इतने बड़े खेत के अंदर या इतने बड़े क्षेत्र में जब इन चावल का उत्पादन करोगे तो इनको अकेले खा जाओगे, नहीं। तो मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है, वाणिज्यिक। वाणिज्यिक क्या होता है इसका उद्देश्य, वाणिज्यिक, जीविका निर्वाह हेतु नहीं की जाती, ठीक है ना, जीविका निर्वाह हेतु नहीं की जाती। आगे बात करें हम
संस्थाएं व मशीनीकरण। संस्थाओं व मशीनीकरण में याद रखना कि इसके अंदर संस्थाएं स्थापित की जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए जो ये चावल की जैसे पैदावार हो जाती है उसके बाद इनको साफ करने के लिए इसके बाद में इनके अनुसंधान केंद्रों को स्थापित किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इनसे संबंधित संस्थाएं, और दूसरा इनके स्टॉक रखने के लिए वेयर हाउस की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो याद रखना कि क्या याद रखना है कि ये जो चावल प्रदान है इसके अंदर संस्थाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। और आगे मशीनीकरण, इसके लिए हमें हार्वेस्टर, ट्रैक्टर जैसी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। आगे एक और लास्ट 5वां आधार स्वरूप। कृषि उपभोग का स्वरूप। तो आप बताओ कृषि उपभोग का स्वरूप कौन सा देखने को मिलता है? कृषि उपभोग का स्वरूप परंपरागत या गैर परंपरागत? तो परंपरागत बिल्कुल अलाउ नहीं, गैर परंपरागत देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है? गैर परंपरागत। कृषि उपभोग के स्वरूप, क्योंकि परंपरागत विधियों से हम इतनी अधिक मात्रा में या इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र पर क्या नहीं कर सकते, इनका उत्पादन नहीं कर सकते, इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर गैर परंपरागत विधियों का क्षेत्र देखने को मिलता है। बात करें कि इनका उत्पादन क्षेत्र को लेकर के, इसके बाद में ही लिख लेना पूरी को साथ में। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, तो उत्पादन क्षेत्र में पहले स्थान पर चाइना, सेकंड पर भारत, थर्ड पर इंडोनेशिया। कौन सा नेशिया? तो इंडोनेशिया। याद रखना सब्जी उत्पादन में भी चीन पहले स्थान पर था, ठीक है ना। और किसमें? चावल उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। सेकंड पर कौन सा है? भारत। और थर्ड पर इंडोनेशिया। तो लिखें आप, डालें गहन कृषि प्रदेश चावल रहित, यानी जिसके अंदर चावल होती है। आगे कृषि एवं पशुचारण का सहचर्य, तो इसमें पशुचारण की अपेक्षा कृषि पर अधिक बल दिया जाता है। कृषि पर अधिक बल दिया जाता है। आगे श्रम व पूंजी, इसमें श्रम व पूंजी दोनों का विनियोग अधिक होता है। कृषि उपभोग का स्वरूप, कृषि उपभोग का स्वरूप लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, इसलिए वाणिज्यिक कृषि का स्वरूप देखने को मिलता है। ये जीविका निर्वाह हेतु नहीं की जाती है ना। संस्था में मशीनीकरण, तो इसमें संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, साथ ही उच्चतम जो बीज हैं और मशीनरियों का प्रयोग किया जाता है। चाओ प्रवाह चीन की। आगे इसमें परंपरागत विधियों की अपेक्षा गैर परंपरागत विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह पता नहीं, आ रही अब? ठीक है, तो अब थोड़ा सा चावल की बात कर लेते हैं। किसकी? चावल की। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वेरी मोस्ट, हालांकि सभी मोस्ट हैं, पर पूछा जाता है इसकी किस्मों को लेकर के। किसको? किस्में। तो किस्में कितनी होती हैं, इसकी किस्में देखने को मिलती हैं हमें जो मोस्टली पूछी जाती हैं। ओस, अमन और बोरो। ओस, दूसरा अमन और तीसरी बोरो।
किसकी किस्म है? तो ये देखने को मिलती है चावल की किस्में। इसके उत्पादक क्षेत्र लिखें पहले, उत्पादन क्षेत्र, उसके बाद में लिखना उसको। तो चीन, भारत, इंडोनेशिया, यानी हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर। किसके अंदर? दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर, क्योंकि भारत, चीन, ठीक है, भारत, चीन और इंडोनेशिया, तो ये सभी किसके अंदर? दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर, ठीक है। तो ये उत्पादन क्षेत्र। नेक्स्ट अब डालें चावल, और चावल की किस्में लिखें ओस, अमन और बोरो। वर्षा लिख ली तीनों। वर्षा की आवश्यकता होती है 125 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। कितनी? 150 सेंटीमीटर। भाई बात करें तापमान को लेकर के, तो तापमान इसके अंदर दो देखने को मिलता है। एक तो बोते समय, तो बोते समय तापमान चाहिए इसके लिए 21 डिग्री से 24 डिग्री। कितना? 21 डिग्री से 24 डिग्री। और काटते समय तो 24 डिग्री से 27 डिग्री, 24 डिग्री से 27 डिग्री। कभी कभी तुम्हारे वो बोलते हैं ना बद्दुआएं, वो लगती हैं, अब मत लिखाओ। 24 डिग्री से 27 डिग्री। तो ये दो तापमान देखने को मिलते हैं कि बोते समय तो कम तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन इनको काटते वक्त क्या होता है? अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करें हम, तो ये कौन सा था? चावल। कौन सा था? चावल। इसके उत्पादक क्षेत्र हो जाते हैं, और इसको लेकर के हमने संपूर्ण बात कर ली। दूसरा देख लेते हैं गेहूं को। किसको? गेहूं सभी जानते होंगे कि नहीं जाने, हमने तो देखे ही नहीं गेहूं कैसे होते हैं। तो गेहूं होते हैं लाल लाल, है ना, इतना ही मैंने देखा है। रोटियां जीमो गई, हाँ वही गेहूं, रोटियां जीमो जो वाली। तो गेहूं भी किसके अंदर आता है? तो गेहूं भी जो गहन कृषि है उसके अंदर आता है, यानी कि सघन क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसकी भी बात करें तो इसका भी उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जाता है, लाभ कमाने की दृष्टि से किया जाता है। इसमें एक रोग लगता है गेहूं के अंदर, हालांकि रोग बहुत लगते हैं ना, पर जो पूछा जाता है स्मट जो रोग है वो किसके अंदर लगता है? वो गेहूं के अंदर देखने को मिलता है। बात करें इसकी किस्मों को लेकर के, तो इसकी भी किस्में बहुत सारी हैं। सोना, बाबू, ये सब किसकी किस्में हैं? बाबू नहीं है रे, कितनी जल्दी खुश हो जाते हो कल्याणी। तो गेहूं की बात करते हैं तो इसकी प्रमुख किस्मों के बारे में, प्रमुख किस्मों में देखा था हमने। पहली थी कौन सी? सोना, दूसरी कल्याणी, तीसरा सिंधु, कौन सी? सिंधु, ठीक है। आगे बात करते हैं तो सिंधु गंगा, कौन सी? सिंधु गंगा। एक सिंधु पूषा है, सिंधु पूषा। तो ये किसकी किस्में होती हैं? तो ये होती हैं गेहूं की किस्में। गेहूं की किस्मों की बात करें तो तापमान, अब तापमान की आवश्यकता कितनी होती है? तो इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है बोते समय जो आवश्यक तापमान चाहिए 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस तक। यानी इसको गेहूं को बोने के समय कितना तापमान होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 10 डिग्री से 15 सेल्सियस तक, ठीक है ना। ये तो होता है बोते समय। अब काटते समय की बात करते हैं तो 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर काटते समय जब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा याद रखना गेहूं से कि ये कौन सी है? तो शीतकालीन फसल है। कौन सी है? शीतकालीन, यानी शीत ऋतु के अंदर बोई जाती है और रबी के मौसम में। किस में? रबी के मौसम में।
तो ये किससे याद रखना है? गेहूं से। चावल से क्या याद रखना है? चावल से याद रखना है उसकी ओ, समन और बोरो किसकी किस्में हैं? तो चावल के प्रमुख किस्में होती हैं। उसके लिए बहुत नीच समय तापमान चाहिए तो होता है 21 डिग्री से 24 डिग्री तक, और काटते वक्त चाहिए तो होता है 24 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक। ये तापमान की आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख रोग पूछ लिए जाते हैं गेहूँ के, कि गेहूँ के अंदर प्रमुख रोग कौन सा लगता है। हालाँकि किसानों के द्वारा पूछे तो बहुत सारे रोग लगते हैं, लेकिन जो प्रमुख पूछे जाते हैं इसके अंदर है आपका ब्लैक रस्ट। कौन सा? ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट जो गेहूं के अंदर लगता है, इससे क्या होता है? जो बालियाँ होती है वो काली पड़ जाती हैं। आगे बात करें रटत। कौन सा? रटत। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं चावल गहन कृषि प्रदेशों की। तो इसके अंदर हमने गेहूं और चावल को देख लिया। अब बात करते हैं चावल विहीन कृषि प्रदेश की। किसकी? चावल विहीन कृषि प्रदेश। गहन कृषि प्रदेश, चावल विहीन। गहन कृषि प्रदेश, गहन कृषि प्रदेश, चावल विहीन। अभी लिख लेना चावल विहीन, हाँ दोनों को लिख लेना बस, ठीक है साथ में। तो गहन कृषि प्रदेश चावल विहीन, इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है? वही आधार। तो चावल विहीन जो कृषि होती है इसमें श्रम व पूंजी दोनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। क्या किया जाता है? दोनों का अधिक प्रयोग किया जाता है, श्रम हो और पूंजी हो। तीसरा उपभोग के आधार पर ये वाणिज्यिक होती है। क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि होती है, ठीक है ना। ये जीविका निर्वाह नहीं होती है, या जीविका निर्वाह हेतु नहीं किया जाता है। इसमें चावल के अतिरिक्त खेती की जाती है। आगे बात करें हम, आगे है हमारा संस्था व मशीनरी। संस्था व है मशीनरी का प्रयोग। तो इसके अंदर भी संस्था व मशीनरी का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट है कृषि का प्रारूप। कृषि प्रारूप, तो कृषि प्रारूप कैसा देखने को मिलता है? इसके अंदर परंपरागत या गैर परंपरागत, तो इसके अंदर भी देखने को मिलता है कौन सा? गैर परंपरागत। कौन सा देखने को मिलता है? गैर परंपरागत देखने को मिलता है, ठीक है। हम ये 5 आधार जो हमने शुरू में लिए थे उन्हीं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। कौन सा? श्रम पूंजी के आधार पर श्रम पूंजी दोनों अधिक होती हैं। उपभोग की बात करें तो वाणिज्यिक और जीविका निर्वाह कृषि, तो इसमें वाणिज्यिक कृषि के हिसाब से की जाती है। मशीनीकरण व संस्था की स्थापना की जाती है। आगे कृषि का प्रारूप तो गैर परंपरागत है, और क्या है ये? इसके अंदर आधुनिक मशीनों का और औजारों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? गहन कृषि प्रदेश चावल विहीन के अंदर, ठीक है ना। तो ये किसके आधार पर बात की थी हमने? ये जो 5 आधार हमने शुरू में लिए थे उनके आधार पर ये चर्चा की थी। आगे बात करें कृषि एवं पशुपालन का, एक और रह गया, कृषि एवं पशुपालन का सहचर्य। कृषि वह पशुपालन का सहचर्य, तो इसके अंदर कृषि पर अधिक बल दिया जाता है। कृषि पर अधिक बल दिया जाता है और पशुपालन पर कम बल दिया जाता है। पशुपालन पर कम बल दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो कौन सी हो जाती है? गहन कृषि प्रदेश चावल विहीन। इसमें बस यही याद रखना। और जो ऐसे क्षेत्र जिनके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हमें या बहुत अधिक संख्या में मैदान देखने को मिलते हैं लेकिन वहाँ चावल की पैदावार नहीं होती है, वो किसके अंदर आते हैं? वो सभी आते हैं गहन कृषि प्रदेश चावल विहीन के अंदर। अब 2 कृषियाँ और हैं, मिश्रित वाणिज्यिक कृषि। कौन सी है? मिश्रित वाणिज्यिक कृषि। मिश्रित वाणिज्यिक कृषि। मिश्रित वाणिज्यिक कृषि के अंदर क्या होता है? इसमें कृषि एवं पशुपालन दोनों को साथ साथ किया जाता है। क्या किया जाता है? कृषि और पशुपालन को साथ साथ किया जाता है। उच्चतर मशीनरी और संस्थाएं देखने को मिलती हैं। 5 आधार पर चर्चा कर लेते हैं। पशुपालन व कृषि, कृषि व पशुपालन का साचार उल्टा हुआ है, ठीक है ना। कृषि व पशुपालन का सहचार्य, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है? दोनों पर बल दिया जाता है, कृषि हो और पशुपालन हो। दूसरा उपभोग,
तो उपभोग क्या होता है, उपभोग ये जीविका निर्वाह भी होती है और जीविका निर्वाह और वाणिज्य भी होती है। क्या होती है, वाणिज्यिक भी होती है। या तुम तो ऐसे याद रखना, मिश्रित वाणिज्य की कृषि के अंदर जीविका निर्वाह कृषि को कम बल दिया जाता है और वाणिज्यिक कृषि को अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, स्वरूप पूछें कृषि का स्वरूप कैसा है, तो कृषि का स्वरूप होता है गैर परंपरागत। कौन सा, गैर परंपरागत। कौन सा स्वरूप होता है, गैर परंपरागत कृषि स्वरूप देखने को मिलता है, क्योंकि परंपरागत विधियों के अंदर इतने बड़े क्षेत्र के अंदर आप कृषि नहीं कर सकते। आगे बात करें चौथा, मशीनीकरण व संस्थान। मशीनीकरण व संस्थान। तो मशीनीकरण और संस्था की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, मशीनीकरण भी उच्च होती है और संस्थाओं की स्थापना की जाती है। किसमें, मिश्रित वाणिज्यिक कृषि के अंदर। ठीक है ना। लास्ट बचता है श्रम व पूंजी। श्रम वह पूंजी, तो इसके अंदर श्रम भी अधिक होता है और पूंजी भी अधिक होती है। तो ये कौन सी हो जाती है, मिश्रित वाणिज्यिक कृषि। कौन सी हो जाती है, मिश्रित वाणिज्यिक कृषि। अब एक और बचता है, इसकी चलो बात कर लेते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है। तो ये नॉर्वे, स्वीडन जो देश, यानी कि हमें जो यूरोपीय देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन देश हैं, जिनके अंदर क्या है, कृषि भी अधिक मात्रा में की जाती है और पशुपालन भी अधिक मात्रा में की जाती है। और एक और क्षेत्र है कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका का है। कहाँ का है, उत्तरी अमेरिका का। कौन सा, कनाडा। ठीक है ना। तो इन क्षेत्रों के अंदर इसका उत्पादन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में मैदान उपस्थित हैं। ये देश पशुपालन के साथ साथ कृषि को भी जोर देते हैं। तो वापस मिश्रित वाणिज्य की कृषि कहाँ देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है नॉर्वे, स्वीडन और कनाडा के अंदर। लास्ट बचती है जीविकोपार्जन कृषि या जीविकोपार्जन कृषि। हाँ, आज हमारी कृषि खत्म है, अभी चारों को साथ में लिख लेना, जीविकोपार्जन कृषि, जीविकोपार्जन कृषि। तो नाम से स्पष्ट होता है जीविकोपार्जन कृषि। तो इसमें वापस श्रम पूंजी, श्रम व पूंजी का विनियोग। तो इसमें श्रम तो अधिक लगता है लेकिन पूंजी कम मात्रा में लगती है, तो श्रम अधिक है, क्योंकि इसमें जो घरेलू औजार हैं उन्हीं के द्वारा कृषि की जाती है। ठीक है, और पूंजी का क्या होती है, कम मात्रा में, क्योंकि जब कोई मशीनी ही यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, कम मात्रा में इसका उत्पादन होगा, क्योंकि ना तो इसके अंदर रासायनिक उर्वरक और खाद हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें हम मशीनीकरण, संस्थाएं व मशीनीकरण। संस्थाएं व मशीनीकरण। मशीनीकरण, तो इसके अंदर क्या होता है, संस्थाएं भी हमें देखने को नहीं मिलती हैं और मशीनीकरण का भी प्रभाव नहीं होता। आगे बात करें तो उपभोग, यानी इसका उपभोग कैसे करेंगे, तो इसका उत्पादन जो होता है जीविका निर्वहन के लिए किया जाता है, ना कि वाणिज्यिक के लिए। तो ये कृषि वाणिज्यिक नहीं होती है और ये किस लिए होती है, जीविकोपार्जन हेतु की जाती है। आगे बात करें स्वरूप को, कृषि उपभोग का स्वरूप। कृषि उपभोग के स्वरूप में लिखें, ये कृषि परंपरागत होती है, परंपरागत होती है, गैर परंपरागत नहीं, गैर परंपरागत नहीं होती है। ठीक है, आगे बात करें हम तो ये हमारी चार हो जाते हैं, श्रम पूंजी, संस्थाएं, उपभोग, कृषि एवं पशुपालन का सहचर्य। क्या, तो कृषि व पशुपालन, तो इसमें दोनों पर बल दिया जाता है। कोई जीविकोपार्जन हेतु पशुपालन भी करता है और कोई कृषि भी करता है। तो इस प्रकार से हमने डीएस बटलसी के अनुसार जो 13 कृषि प्रदेश बताए गए उन सभी का अध्ययन कर लिया। अब लिख लेते हैं इसको, कहाँ से छोड़ा था हमने, गेहूं से। तो लिखें गेहूं एक शीतकालीन ऋतु की फसल है। गेहूं क्या है, शीतकालीन या शीतकटिबंध की फसल है। आगे प्रमुख किस्में सोना, कल्याणी, सोनालिका, कोहिनूर, सोना, कल्याणी और लिख लो कोहिनूर,
सिंधु गंगा, सिंधु पूषा। गेहूं को बोते समय तापमान की आवश्यकता होती है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और काटते समय तापमान की आवश्यकता होती है 15 डिग्री सेल्सियस। प्रमुख रोग लिख लेना, ब्लैक रस्ट और रटत लिख लिए। नेक्स्ट की बात करें हम तो गहन कृषि प्रदेश चावल विहीन। लिखो गहन कृषि प्रदेश चावल विहीन, बस इनको थोड़ा थोड़ा सही लिखते चलें। श्रम व पूंजी, तो इसके अंदर श्रम भी अधिक होता है और पूंजी भी अधिक लगती है। लिख लिया ना, गहन कृषि प्रदेश चावल विहीन। श्रम भी अधिक होता है, पूंजी भी अधिक होती है। उपभोग लिखें, यह वाणिज्यिक भी होती है और जीविका निर्वाह कृषि भी होती है। आगे संस्था व मशीनीकरण, इसमें संस्थाओं की स्थापना व मशीनीकरण का स्तर भी उच्च देखने को मिलता है। आगे कृषि प्रारूप, हाँ स्पीड में तो तुम लिखते चलो वैसे ऐसे ही आराम आराम से ना। कृषि का प्रारूप इसके अंदर गैर परंपरागत देखने को मिलता है। लास्ट है हमारा कृषि व पशुपालन, तो इसके अंदर कृषि पर अधिक जोर दिया जाता है, पशुपालन पर कम बल दिया जाता है। हाँ टिटरी कम भी इसकी है एक किस्म है ना गेहूं की। लिख लिया। नेक्स्ट मिश्रित वाणिज्यिक कृषि लिखें, पशुपालन व कृषि का सहचर्य। तो मिश्रित वाणिज्यिक कृषि के अंदर पशुपालन व कृषि दोनों को संयुक्त रूप से किया जाता है। नेक्स्ट उपभोग, तो मिश्रित वाणिज्यिक में ये जीविका निर्वाह ना होते हुए जीवन निर्वाह हेतु नहीं की जाती, अपितु इसका उपयोग वाणिज्यिक उत्पादन हेतु किया जाता है। आगे कृषि का स्वरूप गैर परंपरागत या परंपरागत, तो मिश्रित वाणिज्यिक कृषि में कृषि का स्वरूप गैर परंपरागत होता है। ठीक है। नेक्स्ट मशीनीकरण व संस्था, इसके अंदर मशीनीकरण व संस्था दोनों ही उच्चतर देखने को मिलती हैं। ठीक है। आगे श्रम व पूंजी, तो इसके अंदर श्रम व पूंजी दोनों ही अधिक प्रयोग की जाती हैं। ये याद रख लेना आप। तो उत्पादन लिखो, नॉर्वे, स्वीडन और कनाडा के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जीविकापार्जन कृषि या जीविकापार्जन हेतु कृषि, इसके अंदर श्रम व पूंजी का विनियोग, श्रम अधिक किया जाता है, पूंजी कम मात्रा में प्रयोग में लाई जाती है। संस्था व मशीनीकरण, तो इसके अंदर क्या होता है, संस्थाओं का प्रयोग कम मात्रा में देखने को मिलता है, मशीनीकरण का कम मात्रा में देखने को मिलता है, और संस्थाओं की भी स्थापना कम मात्रा में की जाती है, बिल्कुल नहीं की जाती। उपभोग, तो जीविकापार्जन कृषि जीविका निर्वाहन हेतु की जाती है, ना कि वाणिज्यिक के लिए। आगे बात करें कृषि का उपभोग, तो कृषि का उपभोग परंपरागत होता है, गैर परंपरागत नहीं होता। आगे कृषि और पशुपालन दोनों को साथ साथ किया जाता है। लिखो लिख लिया। तो ये प्रमुख कृषि प्रदेशों को पढ़ा था हमने किसके अनुसार, बर्टलेसी के अनुसार। जो डीएस बर्टलेसी ने 13 कृषि प्रदेश बांटे थे, 13 कृषि प्रदेशों का हमने अध्ययन कर लिया। जो 5 आधार लगाए थे या 5 आधार रखे थे, उन 5 आधारों पर सभी कृषि प्रदेशों का एक एक करके बारीकी से अध्ययन कर लिया। उनसे बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने चर्चा की है और कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते आए हैं। ठीक है ना। तो ये कृषि प्रदेशों को लेकर के हमारी कक्षा थी, जो आज पूरे संपूर्ण कृषि प्रदेश हमारे हो जाते हैं, 13 के 13 कृषि प्रदेश पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की कक्षा। मिलते हैं हम कल की कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। क्या रिवीजन? चलो ठीक, एक सेकंड। जय हिंद जय भारत की बजाय थोड़ा सा रिवीजन और करा लेते हैं ना।
वाणिज्यिक पशुपालन में श्रम व पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। मशीनीकरण व संस्थाएं, स्थानांतरित कृषि के अंदर देखा था। अच्छा ये तो क्वेश्चन है, यहाँ से देखा था हमने। चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण में श्रम की अधिक आवश्यकता होती है और पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। आगे देखा था कृषि एवं पशुपालन, तो कृषि पशुचारण में क्या होता है, कृषि पर कम बल दिया जाता है जबकि पशुपालन पर अधिक बल दिया जाता है। कृषि का उपभोग, तो जीविका निर्वाह हेतु नहीं की जाती, जीविका निर्वाह हेतु भी की जाती है और वाणिज्य के स्तर के लिए भी की जाती है। कौन सी, चलवासी पशुचारण। बात करें कृषि उत्पादन की विधियाँ, परंपरागत होने के साथ साथ गैर परंपरागत भी होती हैं। मशीनीकरण व संस्थाओं की बात करें तो मशीनीकरण भी क्या इसके अंदर देखने को नहीं मिलता और संस्थाएं भी देखने को नहीं मिलती। आगे बात करें तो जो पशुचारण होता है वो शीतकालीन में तो कहाँ चले जाते हैं, मैदानों में, और ग्रीष्मकाल में कहाँ चले जाते हैं, तो पर्वतों की ओर, और इस घटना को हम ऋतु प्रवास के नाम से भी जानते हैं। आगे इंडिया के अंदर हमने देखा था कि इंडिया के अंदर जो क्षेत्र है उनके अंदर पहले यहाँ से मैदानों से पर्वत की ओर चले जाएंगे, कब, तो ये जाएंगे कब, ग्रीष्मकाल में, और शीतकाल में पुनः वापस मैदानों में लौट आएंगे। और प्रमुख देखी थी गद्दी, बकरवाल, भूटिया, रेवाड़ी, लेपचा और गडरिया जनजातियाँ, ठीक है ना, ये दोनों राजस्थान से संबंधित भी हैं। आगे कजाक जनजाति कजाकिस्तान में पाई जाती है। किर्गिस्तान जनजाति तियसान क्षेत्र चीन के अंदर पाई जाती है। कालमुख जनजाति उत्तरलाई चीन के अंदर पाई जाती है, यानी पर्वतीय क्षेत्र में पशुपालन का कार्य करती हैं। आगे लैप्स जनजाति की बात की थी, नॉर्वे, स्वीडन, रूस के अंदर देखने को मिलती है और रेनडियर जंतु का पालन करती है। एस्किमो जनजाति की बात करें उत्तरी ध्रुव के जो ग्रीनलैंड द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप के अंदर देखने को मिलती है, और यहाँ जो बर्फ़ के मकान बनाते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है, और जिस पशु का पालन करते हैं उसे रेंडियर कहा जाता है। आगे बात करिए प्रारंभिक स्थानबद्ध, ये चलो कृषियाँ थी। प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि में पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं। श्रम व पूंजी, श्रम अधिक लगता है और पूंजी का कम प्रयोग किया जाता है। कृषि को उपभोग, जीविका निर्वाह हेतु किया जाता है और इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वाणिज्यिक नहीं, यानी कि इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। तो मशीनीकरण व संस्थाएं देखने को नहीं मिलती, इनका प्रयोग कम किया जाता है। कृषि का स्वरूप, ये कृषि परंपरागत तरीके से की जाती है, गैर परंपरागत तरीके से नहीं की जाती। नेक्स्ट पढ़ा था विश्व के क्षेत्र, मध्य अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका जो सहारा वाला क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया। फिर पढ़ा था गहन कृषि प्रदेश चावल प्रधान, इसमें पशुचारण पर महत्व नहीं दिया जाता, कृषि पर अधिक बल दिया जाता है, श्रम व पूंजी दोनों अधिक मात्रा में लगती हैं। उपयोग के आधार पर वाणिज्य के लिए की जाती है, ना कि जीवन निर्वाह हेतु। संस्था में मशीनीकरण दोनों देखने को मिलती हैं और ये गैर परंपरागत तरीकों से की जाती है, यानी परंपरागत कम देखने को मिलते हैं। चावल की बात करें तो 3 किस्में थी, ओसमन और बोरो। वर्षा की बात करें तो 125 से 150 और 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। बोते समय तापमान की आवश्यकता होती है 21 से 24 डिग्री और काटते समय तापमान की होती है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। गेहूं के लिए शीतकालीन होती है, रबी के मैदान में की जाती है और किस्में थी सोना, कल्याणी, सिंधु, कोहिनूर और ट्रीटिकम भी है एक, है ना, ट्रीटिकम। तो ये तापमान था 10 से 15 डिग्री, ठीक है ना, और ये इसके प्रमुख रोग थे ब्लैक रस्ट और रटत। फिर इनकी बात तो अभी हमने कर ही ली, ठीक है ना। तो ये और DS बटलर्सी के अनुसार जो 13 कृषि प्रदेश दिए थे उनको हमने अच्छे से एक एक को बारीकी के साथ में अध्ययन कर लिया। तो आज हमारी जो कृषि प्रदेश की कक्षा थी वो आज संपूर्ण हो जाती है। अब मिलते हैं कल किसी एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।